चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसने न सिर्फ हजारों जानें लीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भी हिला कर रख दिया। जरा उस दिन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अमृतसर का शहर, बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। हर तरफ चहल पहल, उत्सव का माहौल था। बहुत से परिवार, किसान और तीर्थयात्री स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आए थे और दर्शन के बाद कई लोग पास के जलियांवाला बाग में थोड़ा सुस्ताने अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए इकट्ठा हो गए थे। एक ऐसा दिन जो खुशियों के लिए बना था, मातम के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन इस जश्न और शांति के माहौल के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान उबल रहा था। एक ऐसा तूफान जिसकी भनक वहां जमा हुए ज्यादातर मासूम लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। इस पूरे तनाव के केंद्र में था रॉलेट एक्ट। लोग इसे काला कानून कहते थे, और क्यों ना कहते। ये एक ऐसा जालिम कानून था जो ब्रिटिश सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी भी हिंदुस्तानी को सिर्फ शक के बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाल सकते थे। जाहिर है महात्मा गांधी समेत पूरे देश में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अमृतसर इन विरोधों का एक गढ़ बन चुका था और मामला तब और बिगड़ गया जब वहां के दो बहुत ही लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में गुस्सा फैल गया। अंग्रेजों ने हालात को संभालने के लिए पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया और इसकी कमान सौंपी एक बेहद क्रूर अफसर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। मार्शल लॉ का मतलब था कि कहीं भी किसी भी तरह की सभा करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पर दुख की बात यह थी कि ये ऐलान ठीक से सब लोगों तक पहुंचा ही नहीं और ये छोटी सी चूक आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाली थी। तो इसी कंफ्यूजन के बीच लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। हाँ, कुछ लोग जरूर थे जो नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने आए थे, लेकिन वहां मौजूद ज्यादातर लोग वो तो बस बैसाखी मनाने वाले आम परिवार थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें जो मंदिर से आकर बस थोड़ा आराम कर रहे थे। उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। जरा सोचिए, उस भीड़ में कौन लोग थे। वो कोई हथियारबंद सेना नहीं थी, वो तो त्योहार मनाने आए लोग थे। अपने बच्चों के साथ आई माएँ थीं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और आसपास के गांवों से आए आम लोग थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या कहर टूटने वाला है। अंदाजा है कि उस बाग में उस वक्त करीब 20,000 लोग मौजूद थे। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20,000 जिंदगियां थी। 20,000 सपने थे जो वहां एक साथ जमा थे। अब जरा उस जगह के बारे में सोचिए। जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। वो चारों तरफ से घरों और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, मतलब एक तरह का बंद अहाता था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस पूरे बाग से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता था। एक पतली सी गली। भागने का, बचने का कोई और रास्ता था ही नहीं। वो एक जाल की तरह था। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां आ धमका। आते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि बाग से बाहर निकलने के उस इकलौते रास्ते को बंद कर दिया। अब वो 20,000 लोग एक पिंजरे में बंद हो चुके थे। कोई चेतावनी नहीं, लोगों को हटने के लिए एक बार भी नहीं कहा गया। डायर ने बिना सोचे समझे सीधे अपनी टुकड़ी को हुक्म दिया, फायर, और निहत्थे बेखबर लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म। अगले 10 मिनट तक जो हुआ वो नरसंहार था। 1,650 राउंड गोलियां चली। गोलियों की बरसात तब तक नहीं रुकी जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां ही खत्म नहीं हो गईं। वो गोलियां इंसानों पर नहीं, इंसानियत पर चल रही थीं। उस अंधाधुंध फायरिंग से बचने के लिए लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और इसी भगदड़ में बाग में बना एक पुराना कुआं सैकड़ों लोगों के लिए एक कब्रगाह बन गया। गोलियों से बचने की एक आखिरी कोशिश में न जाने कितने ही लोग, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, उस कुएं में कूद गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। एक के ऊपर एक कूदने से वो कुआं लाशों से भर गया। वो शहीदी कुआं बन गया। और इस क्रूरता के बाद सच को छिपाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान था कि 1,000 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए थे। आप सोच सकते हैं मरने वालों की गिनती तक में कितना बड़ा फर्क था। जब इस हत्याकांड की खबर पूरे देश में फैली तो जैसे एक भूचाल आ गया। ये सिर्फ अमृतसर पर हमला नहीं था, ये पूरे भारत की आत्मा पर हमला था। इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत के क्रूर चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इस घटना पर सबसे तीखी प्रतिक्रियाओं में से एक आई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से।
उन्होंने इस नरसंहार के विरोध में अंग्रेजों से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये सिर्फ एक सम्मान लौटाना नहीं था, ये ब्रिटिश न्याय के ढोंग पर एक जोरदार तमाचा था। इस घटना का असर आने वाले दशकों तक महसूस किया गया। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हाँ, नाम के लिए एक हंटर कमीशन बना जिसने डायर को दोषी भी माना, पर उसे कोई सजा नहीं मिली। और शायद इसी नाइंसाफी ने उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिन्होंने 21 साल बाद लंदन जाकर इस हत्याकांड का बदला लिया। तो कुल मिलाकर जलियांवाला बाग वो घटना थी जिसने भारतीयों के मन से अंग्रेजों के न्याय पर रहे सहे भरोसे को भी खत्म कर दिया। इसने लोगों के दिल से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकाल फेंका और पूरे देश को आज़ादी के एक मकसद के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। ये वाकई स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक भयानक त्रासदी एक पूरे देश के लिए क्रांति की वजह बन जाती है। शायद जलियांवाला बाग की मिट्टी में ही इस सवाल का जवाब छिपा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।